हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर रखा है। आज चैप्टर नंबर 5 करेंगे, ठीक है। और बैलेंस एक बच जाएगा चैप्टर 6 माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कवर किया था फास्ट ट्रैक में। आई थिंक कि आप लोगों ने देखा हो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और टाइम आप लोगों के पास है नहीं ज़्यादा दिन। तो ज़्यादा टाइम का है नहीं, मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के आप देखा कीजिए वीडियो, आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में अपना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बोलते क्या है, मतलब गवर्नमेंट बजट में बोलता है क्या, उसके बारे में देखेंगे। और गवर्नमेंट बजट में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो जो लेक्चर होने जा रहा है सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए, मतलब फास्ट ट्रैक है, या आप कभी भी रिवीजन करना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। क्योंकि आपका मतलब अभी तो लास्ट डेट है एग्जाम का, तो आपको पता होना चाहिए कि सारा चीज़ का क्या क्या पढ़ना है, कवर होना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये जो नोट्स लिया गया है, मतलब जो नोट्स हम बनाया है वो एनसीईआरटी के बुक से बनाया गया है, ठीक है। आप इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाइएगा तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा पढ़ने से पहले, और एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप क्लास भी सुनिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। पहला गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसका मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, उसके बाद बैलेंस, सरप्लस एंड डिफिसिट बजट, ओके। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, गवर्नमेंट बजट में क्या क्या आता है, ठीक है। बी इंट्रोड्यूस्ड द गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर, one as denoting the state, be state that the apart from the private sector this is the government, which play a very important role in economy, in which there is both the private and the government, is known as mixed economy. There are many ways in the government influence economic life. In this chapter we will limit ourselves to the function which are carried on through the government budget. तो इसमें इकोनॉमी के हिसाब से 2 बोला है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को के बारे में, और दोनों जहाँ पे हो वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर भी रोल करे और गवर्नमेंट भी रोल करे, उसको मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे मैंने कैपिटलिस्ट वाला में बोला था, मतलब जब नेचर में पढ़ रहे थे वहाँ पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, वहाँ पे एक जगह था कैपिटल इकोनॉमी के बारे में। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि 3 टाइप्स, मिक्स इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी वाला, मिक्स्ड मिश्रित वाला, और एक सोशलिस्ट होता है। तो यहाँ पे मिक्स्ड के बारे में है। तो मिक्स में प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। और बजट बनाते क्यों है, कभी भी देश को चलाने के लिए, चाहे किसी भी, मतलब आप घर का एग्जाम्पल लीजिए सबसे पहले, कि आपका इनकम 10 रुपया है और खर्चा 8 रुपया। अगर आप किसी भी चीज़ का पार्टिकुलर अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि मेरा 8 रुपया कहाँ पे खर्च होगा, तो 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और आप डेप्ट में भी जा सकते हैं, 11 भी हो सकता है। तो एक पार्टिकुलर बजट रहता है कि हमारा 10 रुपया इनकम है, तो उसके हिसाब से ही हम खर्च करेंगे, ओके। तो ऐसे ही गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए बजट बनाती है। बजट मतलब बहुत सारे चीज़ का होता है, जैसे रोड बनाने के लिए कितना बजट, मतलब रोड में आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बार मतलब घर का क्या होगा, मतलब हाउसिंग सोसाइटी वाला बजट, रोड का, देश चलाने के लिए इकोनॉमी का, जो जॉब के लेकर सारा बजट, मतलब बहुत सारा, हर एक क्षेत्र में अपना अपना कार्य को निर्धारित किया जाता है, अपना कार्य करने के लिए बजट बनाया जाता है। तो जो गवर्नमेंट बनाती है वो सेंट्रल लेवल पे बजट बना, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट अपना चलाने के लिए, जो स्टेट को जो फाइनेंस मिलता है वो सेंट्रल से मिल जाता है। तो सेंट्रल अपने बजट में बोलती है कि इतना % हिस्सा उस स्टेट का रहेगा, उस स्टेट का रहेगा। फिर यहाँ पे जीएसटी वाला इनकम होता है, तो इनकम भी जीएसटी में सेंट्रल और स्टेट दोनों का होता है, ओके। फिर डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बांटती है, मतलब बजट के हिसाब से किस राज्य में कितना जरूरी है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ऐसे सोचोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही जिम्मेदारी है, तो ऐसा नहीं है। स्टेट का जिम्मेदारी होता है कि कहाँ पे कितना खर्च करना है, कैसे करना है, सारा चीज़ देखने का। लेकिन सेंट्रल उस पर निगरानी रखता है। कैसे अब पापा कमा रहे हैं तो सिर्फ पापा ही थोड़ी ना, घर में अब आप भी रहते तो आप भी देखेंगे ना कि क्या क्या खर्चा चल रहा है। तो आपको पापा दिए 100 रुपया कि जाओ कुछ खरीद के ले आओ, तो जाके लाइएगा ना।
ओके, तो देखते हैं गवर्नमेंट बजट एंड गवर्नमेंट बजट का मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट। तो गवर्नमेंट बजट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या आता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें एक रेवेन्यू नेचर का आता है, रेवेन्यू बजट होते हैं और कैपिटल बजट होते हैं। गवर्नमेंट बजट में दो भागों में बांटा गया है, एक रेवेन्यू एक कैपिटल। अब रेवेन्यू के अंदर में दो चीज़ आते हैं, एक आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही कैपिटल बजट में भी दो चीज़, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू का मतलब जानते हैं ना, मतलब पूरा टैक्स, मतलब पूरा अकाउंट्स आप पढ़ते हुए आए हैं। तो रेवेन्यू में दो तरह का हो जाता है, एक टैक्स का कलेक्शन हुआ, जैसे में मतलब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो भी कलेक्शन हुआ, तो टैक्स का जो कलेक्शन हुआ उसको टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है, सारा डिटेल्स में नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि क्या क्या होता है। मतलब एमसीक्यू अगर आपसे उभर के आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट बजट के कितने टाइप्स के होते हैं, तो वहाँ पे दे दे रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, मिक्स बजट, तो ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं ना। तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट होते हैं। अब रेवेन्यू बजट में क्या क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही कैपिटल बजट में सेम आता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा लेती है। तो टैक्स से होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वैसे ही प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट बनाए कि कहाँ खर्च करेंगे। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट कुछ होता नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रिसिप्ट में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मतलब कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करके रखी है, वहाँ से पैसा आ गया, तो इसके कोई पार्ट्स नहीं है। और नीचे में डिफिनीशन में लिखा हुआ है, नीचे देख लेंगे एक बार। कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट में क्या क्या हो गया? बजट को दो भागों में बांटा गया है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है टैक्स रिसिप्ट होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद वैसे ही कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट एक होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, आगे पढ़ते हैं। देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 के हिसाब से मतलब देश का संविधान बोलता है, प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट स्टेट एस्टिमेटिंग द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर व्हिच रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस का ईयर या अकाउंटिंग पीरियड हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, क्योंकि नया साल का स्टार्ट 1 अप्रैल से इन अकाउंटिंग टर्म्स में होते हैं, जो फाइनेंस के टर्म में। लेकिन आप देखिए कि मतलब 1 जनवरी को भी नया साल स्टार्ट होता है, हम लोग नया साल सेलिब्रेट करते हैं। तो एज ए फाइनेंस मतलब या कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखता है, ठीक है। जैसे कोई बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप हमेशा देखते होंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च, लेकिन 31 दिसंबर का भी बैलेंस शीट बनता है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट बनाती है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कि कैसे चलाया जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। 1 साल का पूरा बजट में रहता है। बजट मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होता है, लेकिन उसको शॉर्ट टर्म में बनाते हैं कि मतलब नेक्स्ट ईयर मतलब कैसे उसको रन करना है, मतलब स्टेट को। जैसे मतलब आप एक कंपनी बनाए, ठीक है, सपोज कंपनी बनाए, कंपनी के में आप खर्चा देखेंगे कि आपका खर्चा ऐसे ऐसे है, आप कंपनी कैसे चलाइएगा। तो इसके लिए तो बजट रहेगा ना कि पार्टिकुलर चीज़ पे पार्टिकुलर खर्चा इतना ही करना है। जैसे 100 रुपया का लिमिट लगाएंगे, 100 रुपया का ही खर्चा करना है आगे। वह उसी तरह से गवर्नमेंट अपना मतलब बजट बनाती है कि इस क्षेत्र में इतना खर्चा करना है, इस क्षेत्र में इतना, इस क्षेत्र को इतना विकास करना है, उसका मिशन रहता है, विजन रहता है। तो शॉर्ट टर्म में कैसे रन करती है ईयर वाइज। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट द मेन बजट कमेंट्स डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एज थ्रू बजट डॉक्यूमेंट रिलेट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च करेगा, और गवर्नमेंट के बजट में रहता है, ठीक है। पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द बिल देयर सब्सिक्वेंट ईयर, there is the need to therefore to have two accounts, the called at current financial year and included in the revenue account which concern with the assets and liability of the government into a capital account. Okay, and in order to understand the accounts, it is important to first understand the objective of the government budget. तो objective हम लोग देखेंगे government budget का क्या क्या है। The government play very important role in increasing the welfare of the people. In order to that, government intervenes the economy in the following ways.
तो सबसे पहला क्या बोलता है, एलोकेशन फंड ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो बोलता है कि फंड को कैसे एलोकेट करेंगे किसी क्षेत्र में। फिर उसके बाद आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, उसके बाद स्टेबलाइजेशन फंक्शन इन गवर्नमेंट बजट। तो 3 भागों में बांट दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को। पहले एलोकेशन फंड ऑफ गवर्नमेंट बजट, अगर आपसे पूछते कि एग्जाम में कि मतलब गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले फंड को एलोकेट करना, ठीक है। दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, फिर स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ये 3 नंबर तो इसी में आ जाएगा, और इसके अंदर का थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिख दीजिएगा तो 4 का 4 दे जाएगा। नहीं तो ये तीनों पॉइंट लिखिएगा तो 2 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, और कंटेंट लिखिएगा तो मतलब क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है और कंटेंट यहाँ से देख के आ जाता है ना, पता चल जाता है कि एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट फंक्शन में क्या कैसे कैसे एलोकेट करता होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बताएगा, फिर स्टेबलाइजेशन फंक्शन के। तो थोड़ा सा सोच के लिख लीजिएगा तो वहाँ पे सभी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं एलोकेशन फंक्शन क्या बोलता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड certain goods and services which cannot provide the market mechanism, that is exchange between individual consumer and producers. Example of such goods are national defense, roads, government distribution, which are referred to as a public goods. ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट का बजट का जो पार्ट होता है वो एलोकेट कैसे कैसे करता है। नेशनल डिफेंस के लिए इतना पैसा है, रोड्स के लिए इतना, गवर्नमेंट के लिए इतना, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टेट किसी भी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के लिए वैसे इतना। तो स्टेट के लिए नीचे पढ़ाएगा, यहाँ पे सिर्फ एलोकेशन के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ से एक्सचेंज, नेशनल डिफेंस के लिए इतना, रोड के लिए इतना, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन etc, which are referred to as a public good. To understand why public goods need to be provided by the government, we must understand the difference between private goods. तब प्राइवेट गुड क्या होते हैं और पब्लिक गुड क्या होते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन उभर के आए ना आपके, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स मतलब जिस पे किसी का रोक ना हो, चाहे कोई भी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देती है, जैसे रोड, ठीक है। तो रोड में क्या है कि आप चल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वही आप किसी दुकान में गए, दुकान से शर्ट खरीदे तो शर्ट तो सिर्फ आपके लिए है ना, जो आप खरीद लिए हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बताता है कि शर्ट जो हो गया आपका प्राइवेट गुड्स में आ गया, क्लॉथ। To understand why public goods need to provide by the government, we must understand the difference between private goods such as cloth, car, food item etc, and the public goods. There are 2 major differences. One of the benefit of public goods are available to all. Public goods are available to all and are not restricted to particular consumer. जैसे road. For example, a person eats a chocolate or wears a shirt, this will not be अवेलेबल टू अदर्स। तो ये प्राइवेट गुड का एग्जांपल है। जैसे कि एक आदमी शर्ट पहना है और चॉकलेट खा रहा है तो उसका पर्सनल मैटर है ना। देयर इज हाउएवर डिफरेंट बिटवीन पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन। द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन, पब्लिक प्रोविजन मीन्स दैट दे आर फाइनेंस्ड थ्रू बजट एंड कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट। यहाँ पे पब्लिक प्रोविजन का मतलब होता है फाइनेंस करता है बजट एंड कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट। लेकिन पब्लिक गुड्स में भी प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर, व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोडक्शन। द पब्लिक प्रोविजन में क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक। पब्लिक प्रोविजन कहता है कि फाइनेंस थ्रू बजट, बजट के थ्रू फाइनेंस होता है विदाउट एनी किसी भी डायरेक्ट पेमेंट के। द पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिलकर बनाते हैं। व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोडक्शन। उसके बाद आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। फ्रॉम चैप्टर 2 वी नो द टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री गोज टू आइदर द प्राइवेट सेक्टर दैट इज farm and household or the government known as the public income. Out of private income which finally reach the household is known as personal income, and the amount that can be spent in the personal disposable income, the government sector affect the personal disposable income of household by making the transfer of collecting tax. It is through that the government can change the distribution of income, bring a distribution of the considered the fair of society. This is called the redistribution function. Okay. उसके बाद आता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। द गवर्नमेंट में नीड टू करेक्ट फ्लक्चुएशन ऑफ इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करेक्ट फ्लक्चुएशन करे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में।
जो इनकम होता है उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो फ्लक्चुएशन लेवल ठीक रहेगा ना, मतलब जो गवर्नमेंट का स्टेबलाइजेशन, क्योंकि अब इनकम ही नहीं है, लोगों को रोजगार ही नहीं है तो कहाँ से इनकम होगा? जब रोजगार रहेंगे तभी तो इनकम होगा ना। द ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस इन द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद डिमांड्स of the spending decision of million private economic agents apart from the government. The intervention of government whether expand demand or reduce it constitute the stabilization function. यहाँ पे बोलता है the intervention of the government whether to expand demand or reduce it constitutes the stabilization function. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट आ जाते हैं। रिसिप्ट को कितने भागों में बांटा गया तो ऊपर हमने देखा था, एक था रेवेन्यू रिसिप्ट और बोलो 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 नॉन रेवेन्यू था ना, कैपिटल रिसिप्ट था। वहाँ पे दो भागों में बांटा गया था बजट को। उस वैसे ही एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या बोलता है? द रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट दैट डू नॉट लीड टू ए क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर देयरफॉर टर्म्ड नॉन रिडीमेबल, दे आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सेम ही चीज़ लिखा है ना यहाँ से, देखिए रेवेन्यू बजट और रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया। रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन सा दो भाग आ गया? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ से भी आप इससे कितना क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट बजट होता है क्या है वो लिख सकते हैं, फिर गवर्नमेंट बजट को दो भागों में बांटा गया है, एक रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। फिर रेवेन्यू बजट को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट को कितने भागों में बांटा गया? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल बजट को कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गया ना। फिर ऑब्जेक्टिव में तीन चीज़ देखिए, एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, फिर स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट तो आपने देखा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल। रेवेन्यू में दो चीज़ आ गए, एक टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट जो होता है टैक्स रेवेन्यू, यह एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोलता है रेवेन्यू रिसिप्ट का। हैव लॉन्ग बीन डिवाइडेड इनटू ए डायरेक्ट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? पर्सनल इनकम टैक्स एंड फॉर्म्स में आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज टैक्स, एक्साइज हो गया, अभी कस्टम ड्यूटी हो गया, फिर जीएसटी आ गया, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, वेल टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ये सब अभी खत्म हो गया, इसके जगह जीएसटी आ गया, ठीक है। अब नेवर बीज लार्ज अमाउंट एंड थस बीन टेपर्ड एज अ पेपर टैक्स। तो टैक्स का जो कलेक्शन हो गया एक, तो टैक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं सो देख लिए। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम आ गया, जीएसटी आ गया, एक्साइज आ गया, ओके। डायरेक्ट टैक्स पर्सनल का इनकम आ गया, फर्म का आ गया, फर्म जो होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ द इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ लोन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे के रखा है, ठीक है, वहाँ से जो रेवेन्यू का कलेक्शन हो गया वो हो गया। फिर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, वहाँ से डिविडेंड आ गया। फिर प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्ट करके रखा है उस पर प्रॉफिट आ गया मेड बाय गवर्नमेंट। फिर अदर रिसिप्ट सर्विस रेंडर बाय द गवर्नमेंट, कैश गारंटी इन एड, द फॉरेन कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इंक्लूडेड। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में बहुत सारी चीज़ आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहीं भी इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ से इंटरेस्ट आ गए, वहाँ पे जो इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में वहाँ से डिविडेंड आ गए, फिर प्रॉफिट का शेयर आ गए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज़ लेता है, मतलब जैसे किसी भी सर्विस के बदले, तो उसका कलेक्शन आ गया। टैक्स में क्या क्या आ गया? जो टैक्स रिसिप्ट होगा तो उसमें पर्सनल इनकम टैक्स आ गया जो इंडिविजुअल का हो गया, फर्म के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया, जीएसटी आ गया, ओके। फिर कैपिटल रिसिप्ट ऐसे ही आता है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या बोलता है? गवर्नमेंट ऑल्सो रिसीव मनी टू पे ऑफ लोन। कैपिटल रिसिप्ट जो पे ऑफ लोन के हिसाब से आ गए, एसेट्स जो था उसको बेच दिए। लोन बिल हैव रिटर्न टू एजेंसी, या लोन जो मतलब हम किसी को दिए हुए थे उसका पैसा आ गया पूरा वापस। एंड दे हैव बीन बोरोड द क्रिएट ए सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। गवर्नमेंट का कोई एसेट्स था उसको बेच दिए, किसी भी कंपनी में शेयर था उसको बेच दिए,
ठीक है। सिमिलरली व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स द एसेट देन इट मीन्स द फ्यूचर इट्स अर्निंग फ्रॉम द एट एसेट्स विल डिसअपियर थस द रिसिप्ट ऑफ डेब्ट क्रिएटिंग द नॉन डेब्ट क्रिएटिंग। ओके, फिर क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अपना आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर वहाँ पे ऊपर में चार्ट से देखे थे ना, कौन कौन से थे? एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल। ओके, तो रेवेन्यू नेचर के खर्चे कौन कौन से होते हैं और कैपिटल नेचर के खर्चे कौन कौन से होते हैं? तो रेवेन्यू खर्चे होते हैं द एक्सपेंडिचर इनकर्ड पर्पस अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। और ऐसा खर्चा जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स या फिजिकल एसेट्स क्रिएट हो, मतलब अदर देन नहीं क्रिएट हो उसको रेवेन्यू, और क्रिएट हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कौन कौन से होते हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट इट रिलेट्स टू दोज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द वेरियस सेक्टर्स। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द डेब्ट, कोई भी लोन लेके रखे हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट लोन लेके रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट पेड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम हमारा होता था तो रेवेन्यू रिसीव होता था। तो उसी तरह अगर गवर्नमेंट हमारा जैसे ही पेड करेगा, जैसे किसी भी कंट्री से लोन लेके रखा है उसको इंटरेस्ट पेड करेंगे तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। या ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर दे आर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। वैसा एक्सपेंडिचर जो फिजिकल एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट्स खरीदता है, चाहे होल्ड करता है, चाहे क्रिएट करता है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो रिडक्शन इन फाइनेंशियल लाइबिलिटी, या फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी था हम उसका पेमेंट कर दिए, ठीक है, तो हमारा घट गया तो उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस आल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड लोन्स एंड एडवांस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, PSU एंड अदर पार्टीज। एक यहाँ पे फुल फॉर्म दे दिए थे, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ था लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछ दे कि FRBMA का फुल फॉर्म क्या होता है या कब आया था, तो 2003 में आया था, ठीक है। इसका मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या होता है FRBMA के मतलब? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इन 2003। ओके, हम लोग का था लगभग चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा सा एकदम पार्ट बचा हुआ है। तो सबसे पहले बैलेंस, सरप्लस एंड डिफिसिट बजट है, तो उसके बारे में देखते हैं। द गवर्नमेंट में स्पेंड अमाउंट इक्वल टू द रेवेन्यू इट्स कलेक्शन। गवर्नमेंट बैलेंस्ड, सरप्लस एंड डिफिसिट का मतलब क्या होता है? बैलेंस कब होगा? जितना हमारा रिसिप्ट हुआ उसी हिसाब से खर्चा हो। सरप्लस का मतलब क्या होगा? जैसे मतलब बैलेंस में ही देखिए ना कि हमारे पिताजी 100 रुपया हमको दिए, जिसमें से हम 90 खर्च कर दिए, तो 10 रुपया बैलेंस बचा हुआ है। 100 रुपया दिए, 100 का 100 खर्च कर दिए, नहीं 100 रुपया दिए और 100 में से 100 खर्च कर दिए तो बैलेंस हो गया। 100 रुपया दिए लेकिन 90 ही खर्च किया तो 10 रुपया जो बचा वो सरप्लस हुआ। लेकिन 100 रुपया दिए और 110 हम खर्च कर दिए, तो 100 रुपया दिए हमको लेकिन 110 खर्चा कर दिए तो डिफिसिट हो गया। 10 का डिफिसिट है ना, 10 का लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। सेम चीज लिखता है। द गवर्नमेंट में स्पेंड एन अमाउंट इक्वल टू द रेवेन्यू इट्स कलेक्शन, दिस इज नॉन एज बैलेंस बजट। It is a need to incur higher expenditure. It will be raise the amount through tax in order to keep the budget balance. When tax collection exceed the required expenditure, tax collection exceed कर जाता है the required expenditure, the budget set the surplus. यहाँ पे जितना पैसा आता था उतना ही खर्च हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? पैसा ज़्यादा है लेकिन खर्च कम हुआ तो सरप्लस आ गया। However, the most common feature is the situation expenditure exceed. यहाँ पे expenditure exceed revenue and the government runs a budget deficit. Okay. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट्स कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यू इट इनकर्स अ बजट डिफिसिट। यहाँ बोलता है मैं गवर्नमेंट स्पेंड करता है मोर देन इट्स कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यू इट इनकर्स अ बजट डिफिसिट। दे आर वेरियस मेजर दैट कैप्चर गवर्नमेंट डिफिसिट, दे हैव देयर आउन इम्प्लिसिट ऑफ द इकोनॉमी। तो रेवेन्यू डिफिसिट उसमें आ जाता है। फिर ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट आता है। ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट कैसे और फिजिकल डिफिसिट इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट घटा देंगे। रेवेन्यू नेचर का जितना भी इनकम आया, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का इनकम 100 रुपया है, खर्चा 110 है, तो रेवेन्यू डिफिसिट हो जाएगा। तो रेवेन्यू डिफिसिट कैसे निकालेंगे? तो एक्सपेंडिचर मेरा ज़्यादा, एक्सपेंडिचर में से जो इनकम है उसको घटा देंगे। मेरा खर्च ज़्यादा किए लेकिन पाए कम है, उसको घटा देंगे तो डिफिसिट आ जाएगा। यहीं पे इनकम ज़्यादा रहता है, खर्च कम रहता है, तो
इनकम में से खर्चा घटाते तो सरप्लस आ जाता। ओके, तो रेवेन्यू डिफिसिट कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद आता है फिजिकल डिफिसिट के बारे में थोड़ा सा बोलता है। फिजिकल डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फिजिकल डिफिसिट में बोलता है फिजिकल डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का टोटल खर्चा, एंड इट्स टोटल रिसिप्ट, गवर्नमेंट का टोटल खर्चा है, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग से जो पैसा आया है उसको रिसिप्ट नहीं पकड़ेंगे। ओके, तो ग्रॉस फिजिकल रिसिप्ट में क्या आता है? ग्रॉस फिजिकल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट जो था रेवेन्यू रिसिप्ट में जोड़ देंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट टोटल था, उसमें नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट जोड़ देंगे तो टोटल रिसिप्ट आ जाएगा। उसमें से कैपिटल टोटल एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट। उसके बाद फिर ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट दूसरे तरीके से निकालने के लिए तो नेट बोरोइंग एट होम, टोटल बोरोइंग कितना की है? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से कितना बोरोइंग की? बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, और अब्रॉड से कितना की है? तो दोनों ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट आ गए। तो फिजिकल डिफिसिट कैसे निकालते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को हटा के फिजिकल डिफिसिट यहाँ निकालेंगे। रेवेन्यू डिफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डिफिसिट कितना आया सो देखेंगे, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आया सो देखेंगे। ठीक है, उसमें से नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, जो डेप्ट क्रिएट नहीं करता है वैसा कैपिटल रिसिप्ट कितना आया उसको माइनस कर देंगे। फिजिकल डिफिसिट में क्या क्या? रेवेन्यू डिफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। फिर प्राइमरी डिफिसिट, वी मस्ट नोट दैट द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ऑन एक्युमुलेटेड डेट, द गोल्स ऑफ मेजरिंग प्राइमरी डिफिसिट इन द फोकस इज प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस। तो ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट में आ गए, ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 चैप्टर ऑलरेडी आज कवर कर लिया आज लगा के। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या किया था? गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इसके पहले 4 चैप्टर किया था हम लोगों ने ख़त्म। तो अभी हम लोगों का चैनल नया है, ठीक है, जो यूट्यूब पे हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किए हैं तो नया है, तो मतलब लेकिन यहाँ पे जो मतलब आपका सारा सिलेबस कवर हो रहा है डे टू डे। और अभी एग्ज़ाम पर्पस से इसके बाद मतलब जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा फिर से मतलब नया बैच के लिए, तो उसमें कंटिन्यूटी रहेगा हर सब्जेक्ट के लिए। तो अभी आपका अकाउंट्स भी स्टार्ट हो गया है, मतलब कल से तो अकाउंट स्टार्ट हो गया था, और आपका बीएसटी भी स्टार्ट ही है। ईपीएस का देखते हैं, ईपीएस का फास्ट ट्रैक लेक्चर लेकर आएंगे, मतलब एक ही बार में मतलब दो या 3 दिन में पूरा ख़त्म करा देंगे। अगर आपको ईपीएस का लेक्चर चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और ओवरऑल कैसा था परफॉर्मेंस मतलब वो देख के फिर कमेंट कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स को जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, और कमेंट कीजिएगा जो भी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पढ़ाई तो पता तो चले कि कैसा लग रहा है, क्योंकि हमको तो पढ़ना नहीं है ना, आपको पढ़ना है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप एक बार देखिएगा। कोई ज़्यादा टाइम का है नहीं, 28 मिनट 30 मिनट का वीडियो है, और 30 मिनट में आपका चैप्टर कवर हो जा रहा है। आप खुद से पढ़ने जाइएगा तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लेके बुक बैठे रहिएगा, और सेम चीज़ ही बुक में रहेगा, एनसीईआरटी के बुक से ही नोट्स बनाया गया, ठीक है। तो आप एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से या मॉडल सेट के हिसाब से भी नोट्स देखिएगा तो 100% मैच करेगा। और रहा बात की इंग्लिश हिंदी में आप सोचिएगा कि कैसे होगा, तो अरे यार हम बोलते तो हिंदी ही है ना, सारा तो जो चीज़ बोल रहे हैं वही तो लिखना है, और इंग्लिश में ही है तो क्या कोई भाष थोड़ी ना, मतलब रॉकेट साइंस टाइप कुछ नहीं है, तो इजीली हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो बिना किसी टेंशन का आराम से पढ़ाई कीजिए। आपका पेपर में ज़्यादा दिन है नहीं, तो यूट्यूब पे देखिएगा तो थोड़ा सा टाइम इधर देख लीजिएगा। अच्छा, तो यूट्यूब खोलने के बाद मूवी देखने का मन करेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पढ़ने पे, ठीक है। चलिए आज के लिए बाय बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका लास्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेके फिर माइक्रो करेंगे, ओके।